अंतिम मॉडल पेपर में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है? परागकणों में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, इन सभी में। तो निभाग बीजांड में पाया जाता है। फिर अगला है, बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो बीटी कपास कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पुरुष से क्या संबंधित है? और 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पुरुष से वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, गोलियां, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष से वैसेक्टोमी संबंधित है। ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों से संबंधित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। निषेचन ना हो, फल का विकास हो जाए तो उसे अनिषेक फलन कहा जाता है। अनिषेक फलन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मेंडल कौन थे? उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? तो देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून के मठ में पादरी थे। और इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय था और 1 वर्षीय होने का यानी 3 से 4 माह में तैयार हो जाता है। मटर का पौधा 3 से 4 माह में तैयार हो जाता है, जिससे कई पीढ़ियों का जल्दी जल्दी अध्ययन किया जा सकता है। और ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं और इनमें स्वपरागण होता है। स्वपरागण संभव था, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना। फिर अगला है, सहोपकारिता किसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर के लिखिए। सहोपकारिता क्या है? तो जैसे कोई 2 सहभागी हैं, तो जब दोनों सहभागी समान रूप से लाभ प्राप्त करते हैं, जितना इसको लाभ प्राप्त होता है उतना ही इसको लाभ प्राप्त होता है। दोनों सहभागी समान रूप से लाभ प्राप्त करते हैं, चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो कॉलोनी बनाने के लिए हो। दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो उसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। उदाहरण में जैसे लाइकेन और साइकस की जड़ें। फिर अगला है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या है? देखिए, चाहे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहे, चाहे आणविक कैंची कहे, चाहे रासायनिक चाकू कहे, एक ही बात है। किसी भी नाम से पूछा जाए एक ही बात है। चाहे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहे, तो ये करता क्या है? डीएनए खंडों को विशेष स्थलों से कट लगाता है। डीएनए खंडों को विशेष स्थलों से काटता है, तोड़ता है, और इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में उपयोग में लाया जाता है। अगला है, परागण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, कोई एक पुष्प ये है, दूसरा पुष्प ये है। जब इस पुष्प के परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परागण कहा जाता है। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या फिर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे ही परागण कहते हैं। और परागण 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वपरागण और दूसरा परपरागण होता है। स्वपरागण जब इस पुष्प के परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, और परपरागण जब इस पुष्प के परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी 2 एंजाइमों के नाम। तो देखिए, एक तो यही हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, या कह लीजिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, और दूसरा हो जाएगा डीएनए लाइगेज। फिर अगला क्वेश्चन है, पेचिस कैसे होती है? पेचिस, तो पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से हो जाती है। और इसकी रोकथाम कैसे करेंगे पेचिस की? तो देखिए, गंदगी की रोकथाम करके इसको रोका जा सकता है। सफाई रख करके, जल को शुद्ध रख करके, जल की शुद्धता बनाए रख करके, खाने पीने की चीजों को ढक करके, तो इस तरह से इसको रोका जा सकता है। फिर परभक्षण पर टिप्पणी लिखिए। परभक्षण क्या है? तो जातियों के जीवों का बीच का वह पारस्परिक संबंध, कोई 2 जाति है, जैसे एक मेढक है
और कोई कीड़ा है, दो जातियों के जीवों के बीच का वह पारस्परिक संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, एक जीव दूसरे जीव का शिकार करता है, उसे ही परभक्षण कहा जाता है। जिसने शिकार किया, जैसे ये मेढक है, ये कोई कीड़ा है, मेढक ने कीड़े को खाया, यानी कि मेढक ने कीड़े को शिकार किया, तो मेढक क्या हुआ, शिकारी हुआ, मेढक को शिकारी कहेंगे, और कीड़े का शिकार हुआ तो ये शिकार हो गया, प्रे हो गया। मतलब इसमें क्या होता है कि एक जाति का जीव दूसरे किसी जाति के जीव को शिकार करके खा लेता है परभक्षण में। फिर अगला है, एक परिपक्व पराकोष की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमारे चैनल में परिपक्व पराकोष, बीजांड, इन सब का 10 चित्र, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र मैंने बताए हुए हैं। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी फिगर या डायग्राम लिखिए और आगे बायोलॉजी साइंस इसके लेकर सर्च कीजिए, वो वीडियो आ जाएगा। आप 10 चित्र देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी में से आ जाएगा। फिर अगला है, क्राई प्रोटीन्स किसे कहते हैं, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग करता है। क्राई प्रोटीन्स, तो मृदा में एक जीवाणु पाया जाता है, मृदा में एक जीवाणु बैसिलस थूरिनजिएसिस जो जीवाणु पाया जाता है, इस जीवाणु में एक विशेष जीन समूह होता है, विशेष जीन समूह पाया जाता है, और यह विशेष जीन समूह जो होता है ये एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाता है। ये विशेष जीन समूह एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण करता है, यह एंडोटॉक्सिन प्रोटीन को बनाता है, और इस प्रोटीन के जो रवे होते हैं, इस प्रोटीन के रवे इस जो बैसिलस थूरिनजिएसिस जीवाणु है इसके स्पोरों में भरे रहते हैं, और इन्हीं रवों को या इसी प्रोटीन को क्या कहा जाता है, इसी प्रोटीन को क्राई प्रोटीन्स कहा जाता है। फिर इसी में कहा गया है कि मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग करता है। तो मनुष्य बायोटेक्नोलॉजी अथवा जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस जीवाणु से अनेक फसलें बना रहा है, जिन्हें बीटी फसलें कहा जाता है, और ये फसलें क्या है, अधिक उत्पादन देती हैं, कीड़ों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, इस तरह से लाभ ले रहा है। फिर अगला है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार, आकार या लंबाई के अनुसार अलग अलग करने की विधि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। और इसमें ट्रे जैसा होता है, यहाँ पर खाने बने रहते हैं, इसमें डीएनए सैंपल को डाला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है, और इस तरह से बड़े खंड पहले ही रुक जाते हैं, छोटे खंड दूर दूर तक चले जाते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मरुद्भिद किस प्रकार शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। जो मरुद्भिद होते हैं वे किस तरह से शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। तो देखिए, जो मरुद्भिद पौधे हैं इनकी जड़ें सुविकसित होती हैं, जड़ें सुविकसित होंगी, मूल रोम इनमें अधिक होंगे, त्वचा पर क्यूटिकल पाई जाती है ताकि जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो, और इनकी जो पत्तियां होंगी वो कांटों में बदल जाती हैं, कांटों में। फिर अगला है, शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, ऐसे शुक्राणु बनाएंगे, ऊपर एक्रोसोम हो जाएगा, यहाँ सिर हो जाएगा, गर्दन में माइटोकांड्रिया होती है, यहाँ पूंछ होती है, इस तरह से शुक्राणु की संरचना बना देंगे, बड़ा सा चित्र, और इधर तरफ नाम लिख देंगे। फिर अगला है, परिवार नियोजन की 2 विधियां या 2 स्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है वैसेक्टोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ये परिवार नियोजन की 2 स्थायी विधियां हैं। वैसेक्टोमी पुरुषों में हो जाती है जिसे नसबंदी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों में होती है जिसे नलबंदी कहा जाता है। और इनको डिटेल से लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 नंबर में है, इन सब पर वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। फिर अगला है, IVF क्या है, इसका पूरा नाम लिखिए। तो IVF क्या है, जिन स्त्रियों में गर्भ नहीं ठहरता है उनके अंडे को निकाल लिया जाता है, उनके अंडे को निकालकर उनके पति के शुक्राणु से निषेचित करवाया जाता है, और जब 32 कोष की अवस्था का जायगोट हो जाता है तो उसको मां के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, और 9 माह के बाद स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, इसे ही IVF कहा जाता है। और IVF का पूरा नाम इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। फिर अगला है, वायु परागण की विधियों का वर्णन कीजिए। वायु परागण, तो वायु के द्वारा परागित पुष्प आकर्षणहीन होते हैं, उनमें आकर्षण नहीं होता, यानी जैसे रंग नहीं होगा, गंध नहीं होगी, मकरंद नहीं होगा, देखने में अच्छे नहीं होंगे, ऐसे पुष्प एक लिंगी होंगे और अधिक परागकण इनमें बनेंगे। तो बहुत सारी विधियां हैं, आप लोग जाकर के हमारे चैनल से वीडियो को देख लीजिए, सही से समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, वाटसन व क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए।
और डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो इस तरह से चित्र बना देंगे और डीएनए आरएनए में अंतर लिख देंगे। बढ़िया से समझाया हुआ, चैनल में जाकर के देख लीजिए। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए केंद्रक के केंद्रिका और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें राइबोस शर्करा होती है, सही बता देंगे। फिर अगला है लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं दो लिंग सहलग्न गुणों के नाम लिखिए, किसी एक का वर्णन कीजिए। जंतुओं में कुछ विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, इन्हें ही लिंग सहलग्न लक्षण कहा जाता है। जैसे हीमोफीलिया, वर्णांतता, इनमें से किसी एक का वर्णन करना है तो मेरे चैनल में दोनों पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो मंगोलियाई जड़ता, इसे मंगोलियाई जड़ता भी कहा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं और जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र है उसमें जब 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, ट्राइसोमी हो जाती है, तो डाउन सिंड्रोम विकार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ट्राइसोमी, 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी या एकाधिक सूत्रता के कारण यानी एक अधिक गुणसूत्र के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है और इसमें चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, इसलिए इसको मंगोलियाई जड़ता भी कहा जाता है और इसमें कुल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। इस पर पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल से जाकर के आप लोग वीडियो को देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी हैं? इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण दीजिए। देखिए प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये 4 प्रजातियां हैं और इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि अलग अलग मनुष्यों के रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को मिलाया जाता है, टैली किया जाता है और इस तरह से क्राइम में इसका उपयोग होता है। इसकी उपयोगिता में अगर देखा जाए तो क्राइम विभाग में और ऐसे ही वल्दियत के झगड़ों में, अपराधों में, खोए हुए बच्चों में इसका उपयोग किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से आप लोग जाकर के वीडियो को देख लीजिए। फिर अगला है बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसमें मैंने इस तरह से बताया था बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र है, इसमें 3 भाग अलग अलग किए गए थे, बाह्य, मध्य और अंतः वाला। फिर अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अपरा, तो भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ने का कार्य अपरा करती है। जो भ्रूण होता है, भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ने का कार्य अपरा करती है और साथ ही साथ बच्चे को पोषण देती है और बच्चे को ऑक्सीजन भी देने का कार्य करती है। फुल वीडियो मेरे चैनल से देखिए। फिर अगला है बंध्यता क्या है? तो अनेक दंपति अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं और इसे बांझपन अथवा बंध्यता कहा जाता है। फिर अगला है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है? तो जीवों में होने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है और इसको कैसे संरक्षित करेंगे, पूरा वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अप्रभाविता का नियम, तो देखिए इसमें लाल फूल लिया था, लाल फूल और ये सफेद फूल लिया था, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो यहाँ पर गुलाबी फूल उत्पन्न हुआ, गुलाबी से ही अप्रभाविता कहते हैं, क्योंकि ना इसका लक्षण आया ना इसका लक्षण आया, इसलिए ये गुलाबी। फिर इसमें आगे स्वपरागण करवाया था, स्वपरागण करवाने पर फिर यहाँ पर लाल फूल, यहाँ पर गुलाबी फूल और यहाँ पर सफेद फूल उत्पन्न हुआ। अगला है आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है
उसे आनुवांशिकी कहते हैं। और आनुवांशिकी के नियम यानी मेंडल के नियम तीनों लिखना है। तो तीनों नियम मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते तो डीएनए पैकेजिंग और इसके महत्व को समझाइए, यानी डीएनए को पैकिंग कैसे करते हैं, तो इसके फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला है पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, इस तकनीक का चिकित्सा में उपयोग लिखिए। तो जब किन्हीं दो जीवों के डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है तो उसे ही पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है, और चिकित्सा में इसके उपयोगों को लिखना है। इसके पूरी जानकारी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पारजीनी जंतु, अगर ये नहीं करते तो लिखेंगे पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं, इसे कैसे विकसित किया जा सकता है, इस पर आप डिटेल से बता सकते हैं।